हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठंडी बहुत है। आप सभी का आपके अपने चैनल रितिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों क्षितिज भाग 1, जो कक्षा 9 की पुस्तक एनसीईआरटी की है, जो हमारे केवीएस के टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगाई हुई यह पुस्तक है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने काफ़ी भाग को कवर कर दिया है। सबसे पहला चैप्टर इस पुस्तक का था प्रेमचंद, जिनकी रचना थी दो बैलों की कथा। राहुल संकीर्तन लहासा की ओर, श्यामचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, और चौथा लेसन था जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद, और पांचवा लेसन था चपला देवी नाना साहब की पुत्री, और छठा लेसन आज का हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते। बहुत बार ये आपने प्रश्न देखा होगा टीजीटी पीजीटी, खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी में यहाँ प्रश्न बार बार पूछा गया है कि प्रेमचंद के फटे जूते। यहाँ तक कि ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो हमें मिलान वाले में यह रचना जरूर पूछी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, बताने का मतलब ये है कि यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इन सब चैप्टर को आप जल्दी से जाके चैनल पे पढ़े हैं, कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते, और देखेंगे सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और इनका जन्म, और इसके बाद इनका कृतित्व, व्यक्तित्व और हिंदी के प्रति इनका कितना रुझान रहा दोस्तों। उसके बाद हम चलेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, पूरी रचना को पढ़ेंगे। पूरी रचना को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। हम सारी रचनाओं को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। चलिए देखिए, हरिशंकर परसाई जी को आप बढ़िए। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो हुआ था 1922 ईस्वी में, और मध्य प्रदेश एमपी में हुआ था, ठीक है। और होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में, ठीक, जमानी नामक गांव में। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए थे, ठीक। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिन तक अध्यापन किए। 1947 में स्वतंत्र लेखन शुरू किए। क्या किए? स्वतंत्र लेखन शुरू करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन निकाला, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। वसुधा ये जो है कि पूछी जाती है किसकी पत्रिका थी, ध्यान दीजिएगा। पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। 1995 में इनका निधन हुआ दोस्तों। 1922 में लेखक का जन्म हुआ था, 1995 में यह हमारे समाज में नहीं रहे। इन्हें सबसे ज़्यादा तो व्यंग रचना के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये हिंदी के व्यंग लेखकों में इनका नाम आगे रहता है, अग्रणी है। परसाई जी की कृतियाँ में सबसे पहली कृति है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और मैं अंत में निबंध, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, कई बार पूछा गया है, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंत विरोधों और बेईमानी आदि पर लिखे इनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। इनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण इनकी भाषा की मारक क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उस चुटपुटे तरीके से ये बात करते हैं। पूरे चैप्टर का मेन थीम है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करके रखिएगा, इसी में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने, सबसे पहले याद रखिए प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निबंध है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतःभेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्तियों और सर्ववादिता
पर व्यंग्य किए हैं। पूरी रचना में व्यंग्य का पूठ ही मिलेगा। चलिए चलते हैं रचना की तरफ। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। मतलब दोस्तों आप जानते होंगे प्रेमचंद क्षय रोग से पीड़ित होके कंफर्म नहीं, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद क्षय रोग से पीड़ित हुए थे। चलिए आगे मिलेगा तो फिर हम बातचीत करेंगे, इस पर हम कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो आप देखेंगे ना कि गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर व्यंग्य के सिरों पर ही लोहे की परती निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई। मेरी दृष्टि से जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की जगह यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। इन्हीं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा तो होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक। फोटोग्राफर ना फोटो खींचने से पहले आपको कहते हैं ना रेडी प्लीज़, तो इसके बाद फोटो को क्लिक कर देते हैं। वही लेखक यहाँ पे बता रहा है। करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, उपहास है, व्यंग्य है। ठीक है, एक आदमी, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो कि ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, कैसा व्यंग्य किए हैं। और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, कभी कभी ना होता है कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ रहा होगा या होता होगा कि जो शादी का कपड़ा रहता था उसे भी मांग के अपनी शादी कर लेते थे, और मांगे कि मोटर से बारात निकालते। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खूब खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए के। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कितने रुपए के जूते। 5 रुपए के, 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और
टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, मतलब उस समय इन्हीं प्रेमचंद का एक युग था, प्रेमचंद का युग, प्रेमचंद उत्तर युग, वही बता रहे हैं। जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठे जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दे का मतलब कि दिखावापन जो है, उसी से यहाँ पे लेखक व्यंग कर रहे हैं। देखिए, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? दोस्तों, ये भी बड़ी दर्दनाक पूस की रात की यह कहानी भी बड़ी दर्दनाक है, और आप समय मिलेगा तो गोदान भी पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सके? सही बात है, डॉक्टर खेलने जा रहे थे। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगा कर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूते फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास जी ने एक बहुत अच्छी जो है भक्ति काल में एक पंक्ति कही थी, लेखक उसे भी यहाँ पे पिरोने का काम किए हैं। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गई हरिराम हरिनाम। और ऐसे बुला कर देने वाले के लिए कहा था, जिसके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम। मतलब जिसको देखने से कष्ट होता है उनको भी सलाम करना पड़ता है, वो ज़माना ही था। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचा कर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। नदी जब बहाव में निकलती है तो पत्थर को भी घिसती हुई अपने साथ बहाती लाती है, वही लेखक बता रहे। कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। सही बात है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नियम, मतलब होरी भी गजब है, पढ़िए कभी समझ पाएंगे आप। नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और एक व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए
चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच गया और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढाकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूतों की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा प्रेमचंद के फटे जूते, आपने पढ़ा और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो व्याख्यान पाने के लिए हमारे चैनल पे एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें लगातार मोटिवेशन प्राप्त हो और लगातार मैं टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम को कवर करने का कार्य कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।